इसी पर बात करेंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जुड़ गए हैं जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अजिताब जी जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, सुहेल काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी मौजूदा हालात बने हुए हैं, बार बार बातचीत को लेकर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान नहीं मान रहा है, बातचीत के लिए की जो शर्तें हैं उसे मानने को वो तैयार नहीं है। एक तरफ ट्रंप धमकी देते हैं, दूसरी तरफ ये बातचीत की बात कहते हैं। ईरान कैसे मानेगा? किस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं? देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। जी नंबर एक ये है कि सबसे बड़ी वाज़ेह चीजें नजर आ रही हैं सामने। जिस तरीके से इजराइल जो है लेबनान में पेश पेश पेशकदमी कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो ट्रम्प जो है इजराइल को टाइम देना चाहते हैं कि ये लेबनान में जो कुछ भी करना हो, जहां तक करना हो, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करे। दूसरी तरफ ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका या ट्रम्प जो है ईरान को कोई ऐसा जो है फुट स्टेप नहीं देना चाहते जिससे जो है इसराइल नाखुश हो और उनकी जो है नवंबर के इलेक्शन में कोई जो है सुबकी हो। तो ये दोनों के बीच में लेके चल रहे हैं और ईरान भी जो है इस चीज़ को समझता है, इसलिए जो है वो दोनों मुज़ाकरात में भी शामिल है और साथ ही साथ जो है मिलिट्रली जो है वो हर चीज़ का जवाब दे भी रहा है और देता रहेगा। यही मसला है इस डील का। और लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें या मीडियम टर्म में देखें तो अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान को वो सारी चीज़ें दी जाएं जिससे ईरान जो है उस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दे, उसकी जो है ताकत बढ़ जाए, उसका कद बढ़ जाए और इजराइल एक छोटा पड़ जाए उसके नज़र में। तो ये एक लंबी लड़ाई का एक हिस्सा चल रहा है जिसमें ट्रंप अब समझ नहीं पा रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो इनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि नवंबर का इलेक्शन वो क्या करेंगे। तो ये इसी के बीच में लड़ाई चल रही है और इस चीज को हमको पूरी तरीके से समझना है कि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने जा रहा है। ना तो यूरेनियम का मसला है, ना हुर्मुज का मसला है, ना रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का मीट करने का मसला है, ना मिसाइल और ड्रोन का मसला है। मसला बस यही है कि ईरान के कद को कितना छोटा कर दिया जाए कि वो इसराइल के सामने खड़ा नहीं होना हो पाए कभी भी। और दूसरी तरफ हम ये गालिबाफ का जो स्टेटमेंट है कि जो कुछ भी हमको मिला है वो मिलिट्री से मिला है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आज ईरान अगर नहीं खड़ा होता तो ये यहाँ पर नहीं खड़ा रहता। और दूसरी बात ये भी हम जानते हैं कि इसराइल और अमेरिका और कुछ गल्फ कंट्रीज भी ये सोच के आया था कि 2 हफ्ते का मसला है, इसको सॉल्व करके हम सारी चीजें अपने हमवार में अपने जी को जी हमवार कर लेंगे और ईरान को बरतरफ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर अजिताब जी, अब देखिए जिस तरह से हम बीच में देख रहे थे कि सीज फायर की भी बात हो रही थी कि हो सकता था कि 60 दिन का सीज फायर हो, ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन इसी बीच इजराइल ने जो लेबनान पर हमला किया है, क्या आपको लगता है कि सीज फायर ऐसे में मुमकिन हो सकता है? देखिए, ये पूरा खेल ग्रेटर इजराइल बनाने का है। जिस तरह से सिचुएशन रूम, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक रूम है, उसमें जुम्मा को उन्होंने मीटिंग की राष्ट्रपति ट्रंप ने। उम्मीद थी कि शायद सिचुएशन रूम से शायद कोई ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड सिचुएशन के से वो बेबाक होंगे और उसी अनुसार शायद सद्बुद्धि मिलेगी, कोई अच्छा निर्णय लेंगे। लेकिन ये सिचुएशन रूम भी, जो मैंने कहा ना कि क्यूबा क्राइसिस से लेके और ओसामा बिन लादेन और अल बगदादी, सारे जो विटनेस किया है ये सिचुएशन रूम, वो सिचुएशन रूम भी इनको नहीं समझा सका। और इसके पीछे पूरा खेल इजराइल को टाइम देना, उसको एक तरफ तो सीज फायर कर रहे हैं, वो भी इजराइल के लिए ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल को जो कंटिन्यू सपोर्ट दे रहे हैं। आज तक देख लीजिए, हर साल मिलिट्री असिस्टेंस के नाम पे इजराइल को 380 करोड़ डॉलर का ये देते हैं, जो 1948 से देखा जाए तो 300 अरब डॉलर का इजराइल को सपोर्ट खाली मिलिट्री असिस्टेंस से दिया है। ये सारी कवायद इजराइल को बचाने, उसको टाइम देने, उसको और ज्यादा एरिया कवर करने। एक तरफ देखिए लेबनान में वो अभी जहरानी नदी तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, 30 किलोमीटर अंदर जाके अटैक कर रहा है और उसको बफर सिक्योरिटी जोन बना रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए गजा में क्या हो रहा है। 70 किलोमीटर 70% एरिया वो गजा का तैयार कवर करने, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं भी ना सो कॉल्ड इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, वो बोर्ड ऑफ पीस ढाक के 3 पात है, कोई वहां पे ना हो रहा है, ना कोई उसकी फंडिंग हो रही है। 71 अरब डॉलर का फंडिंग था गजा का रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे,
कोई वहां कुछ नहीं हो रहा है। जो इंडोनेशिया जैसे देश आगे आए थे शांति की पहल के लिए, शांति सेना काइंड ऑफ बनाने के लिए 8,000 सैनिक देंगे, इंडोनेशिया भी अब पीछे हो गया है। तो ये सारा टाइम बाइंग है अमेरिका के लिए। दूसरी तरफ ईरान देख लीजिए, अब वो हॉर्मुज को जो WMD कहते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन देकर, बहाना देकर इन्होंने इराक में सद्दाम हुसैन को मारा था, कब्जा किया था। अभी यहाँ पे हॉर्मुज WMD बना है, डिसरप्शन बन गया है, और अमेरिका को वो पीछे नहीं छोड़ेगा जब तक न्यूक्लियर इशू भी इजराइल को सपोर्ट करने के लिए ही है, उसको बचाने के लिए। बिल्कुल। सुहेल काज़मी साहब, आपका आकलन क्या कहता है? जिस तरह से अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है, वहीं इजराइल भी लेबनान पर अब अटैक यहाँ पर कर रहा है, जो वेस्ट एशिया में माहौल अभी देखने को मिल रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जो हो रहा है ये हम शुरू से आपसे बात जब भी करते हैं यही है कि अब ये गले में हड्डी फंस चुकी है ट्रंप की, ना वो निगल सकता है ना उसको निकाल सकता है। अब उसकी डिग्निटी की बात हो चुकी है। जहां तक ग्रेटर इजराइल का ताल्लुक है, ग्रेटर इजराइल आप देखिए, ग्रेटर इजराइल का जो सपना साकार करने में अमेरिका हमेशा आगे रहा है, और मुमकिन नहीं है कि इजराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि वॉर खत्म हो जाए और सब चीजें सामान्य तौर पे चले, लेकिन ट्रंप ये चाहता है कि यहूदी वर्सेस इस्लाम है, और इस्लाम में इस वक्त सबसे आगे जो है वो ये सिर्फ ईरान आपको दिखाई देता है। और ईरान को किस तरह से डाउनसाइज करना है, ईरान की डिग्निटी कैसे डाउनसाइज करने में उसको कदमों पे कैसे लाना है, अमेरिका उसकी कोशिशें कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन जो वर्ल्ड ओपिनियन चेंज हो रहा है, जैसे वो चाइना गया, वहां की डेलीगेशन जब वापिस आई तो आपने देखा होगा, देखिए ना ट्रंप किसी पे यकीन करता है, ना दुनिया का कोई भी मुल्क जो है ट्रंप पे यकीन करता है। तो ट्रंप ने अपनी जो साख है वो गवाई है इस जंग में, बिला वजह इंटरफेयर करके इजराइल का साथ देके। लेकिन ये पूरी दुनिया, मुस्लिम वर्ल्ड भी जो आप देखिए, बिल्कुल जहां यूएस बेसिस हुआ करते थे 8-9 कंट्रीज में, वो भी वहां के लोग भी जो हैं आज ईरान की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। इस जंग में अगर कोई फायदा हुआ है तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को हुआ है, मुस्लिम वर्ल्ड को हुआ है कि वो यूनाइट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और जो एक नरेशन अमेरिका चाहता है वो मुझे नहीं लगता है कि वो कामयाब होती हुई आगे चलेगी। अब देखिए, आप बातचीत भी कर रहे हैं और डिक्टेशंस भी देना चाहते हैं, तो दो चीजें इकट्ठी चलती नहीं है। जब भी आप टेबल पे आते हैं तो टेबल पे सिर्फ बातचीत हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है दोनों ममालिक के बीच, जो भी इन्वॉल्व हो जंगों में। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब तक अमेरिका नहीं लाएगा तब तक आगे बातें नहीं चलेगी। आप एक तरफ से बातचीत चाहते हैं, दूसरी तरफ से कभी इस्लामाबाद को बीच में डालते हैं, जो अपने चमचे हैं उनसे आप मीडिएशन करवाना चाहते हैं। तो वो चीजें चलने वाली नहीं है। ये ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भैया हम अपना मुल्क हैं, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी डिक्टेशंस पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हाँ, जहां फ्लेक्सिबल होना होगा, जैसे 28 फरवरी को वो बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने माना था कि हम जनाब यूरेनियम इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे, लेकिन इजराइल से अटैक हो गया और वो बातें वहीं की ठप और ठप रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि अब पूरी दुनिया की पॉलिटिकल नरेशन बदलने में इस जंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और उसमें अगर किसी को ग्लोरीफाई हुआ है तो वो ईरान हुआ है। और ईरान को देखते हुए बाकी जो ममालिक हैं जो कभी सर नहीं उठाते थे अमेरिका के, छोटे हो या बड़े मुल्क थे, आज वो भी बात करते हैं कि नहीं, हमको भी अपना रख रखाव जो है कुछ तरीकेकार से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम अपना जो वजूद है उसको मजबूत रख पाएंगे। देखिए, बहुत जरूरी है यहाँ पर अमेरिका को थोड़ी तो फ्लेक्सिबिलिटी लानी ही पड़ेगी, जो तमाम शर्तें उनकी तरफ से यहाँ रखी जा रही हैं, क्योंकि ईरान भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, आपको कहाँ लगता है कि किस जगह पर थोड़ी लीनियंसी बरती जा सकती है कि मामला सुलझ जाए? देखिए, अगर इसराइल को हटा के बात की जाए तो ट्रम्प जो है कहीं ना कहीं तैयार होते नजर आते भी हैं और फिर पीछे हटते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी पे जहाँ तक है, यूरेनियम डील को लेकर है, ट्रम्प ये चाहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा मिले, जो ओबामा की डील से 2015 में जो डील हुई उससे कुछ अच्छा मिल जाए। दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि जो हुर्मुज में जो है गल्फ कंट्री से, हुर्मुज में जो कुछ हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं नरमी आ जाए। और तीसरा जो है, ईरान और इजराइल के रिलेशन को भी वो कुछ इस तरीके से चाहते हैं कि उसमें उनकी जो है सुबकी ना हो। जहां तक ड्रोन और मिसाइल का सवाल है, इस पे जो है मेरे ख्याल से अमेरिका को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टेंस ग्रुप तो अपने आप जो है उनके हिसाब से मुंतशिर है, वो खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। तो ये दो तीन मसले हैं, इस पे क्या किया जाए कि ट्रम्प का सबसे बड़ा पहला वो होता है कि यूरेनियम इनरिच फ्यूल जो है वो अमेरिका जाए या थर्ड कंट्री जाए। अब देखिए, कजाकिस्तान भी कूद के सामने आ गया कि यहाँ भी रखा जा सकता है। लेकिन मैं नहीं ये देख रहा हूँ कि ईरान में जो है कहा गया है कि आधा हम कर सकते हैं, आधा रख सकते हैं। तो ये एक नेशनल इशू बना। अगर ये गवर्नमेंट जो है ईरान की
यूरेनियम कहीं बाहर भेजती है तो उसकी बड़ी सुपकी होगी, वहां पे जो है उसकी इमेज बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। तो ईरान कभी नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ यह है कि हुर्मुज पे भी जो है ईरान अपना पंजा नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही उसने ये सब छोड़ा तो उसके ऊपर जो है सैंक्शन और तेजी से लगेगा और उसकी इकोनॉमी माली हालत खराब हो जाएगी। और इसके इसके नतीजे में जो है वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो बहुत बुरी तरीके से पब्लिक की नज़र में गिर जाएगी। तो ईरान के सामने भी अपनी मजबूरियां हैं जिसको वो फॉलो करने को मजबूर है, और ट्रम्प के सामने भी है। तो अब इसराइल का मसला कैसे सॉल्व हो, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें दुनिया जो है खुल के सामने नहीं आ रही है। जी जाहिर तौर सब पर। दर पर्दा जो ही सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अजिताभ जी, पाकिस्तान का भी बार बार इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं और एक बार फिर से हमने देखा था बातचीत की गई थी ईरान में पाकिस्तान के जरिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान के इंटरवीन करने से कुछ फायदा होगा, क्योंकि ईरान के रुख को देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि वो पाकिस्तान की किसी भी बात को मानने वाला है। देखिए, पाकिस्तान का रोल तो अब थोड़ा पीछे चला गया। अब तो कतर जैसे देश जो काफी विश्वसनीय है वैसे देश आ गए हैं और बढ़ चढ़ के अब कोशिश कर रहे हैं डायलॉग से कोई विकल्प निकले, कोई रास्ता सुलझ जाए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि ट्रंप जो जिस तरह से अभी आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वाशिंगटन जो चाहता है वो धीरे धीरे हो रहा है, वाशिंगटन को जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। तो ऐसे में इनकी जो दुविधा है, एक तरह से कह लीजिए ना, जैसे चाइना के एक तरफ से राष्ट्रपति 2003 में थे हू जिनताओ, उन्होंने मलक्का डायलेमा जो बात की थी, आज ट्रंप के लिए ये हॉर्मुज डायलेमा हो गया है। इस दुविधा में वो इस तरह जकड़ के फंस गए हैं कि निकलना उनको नहीं दिखता। उनको अपना फायदा देखना है, इजराइल का फायदा देखना है। अभी उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं, एमओयू की बात हो रही है, उसमें कुछ वर्डिंग चेंज करना है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो एक हॉर्मुज में छोड़ने की बात है, परमाणु मुद्दा पे कंप्रोमाइज करने की बात है, वहां पे वो अटके पड़े हैं। दूसरा, वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान अपना जो पकड़ है उसको ढीला कर दे, वो परमाणु जो डस्ट जिसकी बात करते हैं वो डस्ट हमें दे दो। तो ये तो होने से रहा। अब उन्होंने नया एक वर्ड दिया है कंस्ट्रक्शन का। अभी तक वॉर डैमेज की जो बात हो रही थी कि वॉर का हर्जाना दिया जाए, अब वो हर्जाना वर्ड से वो तो कहते हैं उसको कंस्ट्रक्शन वर्ड कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो हर्जाना के लिए स्वीकार कर लेंगे तो हो जाएगा कि अमेरिका ने तो ये वॉर किया और उसकी डिफीट हुई और वो हर्जाना दे रहा है उसका। तो हर्जाना वर्ड को अब चाहते हैं वो एक तरह से कंस्ट्रक्शन वर्ड। और ये जो 28.5 करोड़ लाख करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन के नाम पे 300 अरब डॉलर की जो बात हो रही है, ये भी इसमें भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के कंपनीज आके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का या रिकंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो बेसिकली ये एक तरह से अमेरिका की कंपनीज को फायदा उठाना, अपना एक कब्जा बनाना, और जैसे इन्होंने गजा में बोर्ड ऑफ पीस बना दिया, वैसे ही यहाँ पे बोर्ड ऑफ हॉर्मुज बना के और इस पे कब्जा करके अपना आराम से बैठेंगे। ईरान की तो तबाही कर दी, इजराइल को और बढ़ा देंगे, ग्रेटर इजराइल बना देंगे। ये पूरा एक बहुत बड़ा ग्रेट गेम खेला जा रहा है और अमेरिका चुपचाप दुनिया की तबाही को, बर्बादी का मजा ले रहा है। देखिए, कहा जा सकता है कि इजराइल के दबाव में ही ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, और अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि जो सीज फायर है वो आगे बढ़े, लेकिन इजराइल के दबाव के चलते वो धमकी पे धमकी यहाँ पर दे रहा है और मोहलत ले रहा है। तो यहाँ पर जो इख्तलाफात है इजराइल और अमेरिका के बीच में इस बात को लेकर भी है कि इजराइल चाहता है कि जंग एक बार फिर से शुरू हो जाए, यहाँ पर सीज फायर ना हो, और अमेरिका लगातार मोहलत इसमें दे रहा है। सुहेल काज़मी साहब, क्या वजह है जो इतना ज्यादा दबाव यहाँ पर इजराइल का अमेरिका पर हमें दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए वहां जो नेतन्याहू की इमेज है इजराइल में वो भी बिल्कुल डिमिनिश होती हुई नजर आ रही है। लोगों का मुजाहिदा नेतन्याहू के खिलाफ और करप्शन केसेस, और वहां भी लोग सड़कों पे हैं। वही हाल अमेरिका का है। देखिए, आप दुनिया के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन अपने लोग, अपना घर जब आपके अगेंस्ट होना शुरू हो जाता है तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं। ट्रंप को इस चीज की समझ आ जानी चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी आ भी रही होगी, क्योंकि वहां भी इलेक्शन है। अब बीच का रास्ता क्या है, और वो प्रेशर में है इजराइल के कि भाई, मैंने पहले आपसे कहा कि यहूदी किसी तरह जो है वो ऊपर रहे और इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो नीचे रहे। इस्लाम से उसको क्या नफरत है शुरू से, अगर उसकी शुरू से हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट देखे, राइट फ्रॉम 60s 70s के उसके इंटरव्यूज देखे, तो ट्रंप एक बिजनेसमैन है और एक बिल्कुल कटर, जिसको हम बोलते हैं ना, मुसलमानों के खिलाफ होने वाला इंसान है। तो ये सब जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जो उसका काम करने का तरीका है, वो हमेशा यही दर्शाता रहा है कि ही हैज नॉट बीन ए सक्सेसफुल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ही इज
आई डोंट हैव ए वर्ड टू यूज कि वो किस तरह से अमेरिका और किस तरह से अपनी साख पूरी दुनिया में चला रहा है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन दिन आने वाले अच्छे नहीं है, ना अमेरिका के लिए ना ट्रंप के लिए, क्योंकि दुनिया और वहां के जो डिप्लोमेट्स हैं, वहां के जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, वो भी वक्तन फवक्तन हम उनके ट्वीट भी देखते रहते हैं, तो वो अच्छे रिमार्क्स नहीं देते हैं ट्रंप के लिए। देखिए, न्यूक्लियर पावर सुपर पावर होने के लिए आपको दुनिया को एक तरह से एक लवाजमात के तरीके से चलाना है, और जो ऑर्गेनाइजेशन, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो दुनिया को जोड़ के रखते हैं, उनके भी कोई लवाजमात है, उनके आधार पे दुनिया चलती है। लेकिन ट्रंप ने उन सबको एक साइड पे कर दिया है, और सिर्फ मनमानियों पे मनमानी और ट्वीट पे ट्वीट। एक तो ट्वीट उसके आप देखिए, सुबह एक ट्वीट, दोपहर को दूसरा, शाम को तीसरा। अब ये है कि बीच का रास्ता, जो बड़ी पावर होती है, जो बड़ा मुल्क होता है, जिस पे सारी दुनिया विश्वास करती है, उसका जिम्मेवारी और उसका जो फर्ज है ज्यादा बढ़ जाता है, टेकिंग केयर ऑफ हिज ओन डिग्निटी एंड द कंट्री ही इज रिप्रेजेंटिंग। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई रास्ता ट्रंप निकालेगा तो बहुत अच्छा। यकीन क्या है कि अमेरिका से वो, चाइना से जब वो वापस आता है, चाइना से बातचीत करता है, वहां के हम जो विजुअल्स देखते हैं, आते ही जो उसकी डेलीगेशन होती है, जितने गिफ्ट्स उसको मिलते हैं वो एक डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। जब आप चाइना पे यकीन नहीं करते तो चाइना आप पे यकीन नहीं करता है। वही हाल रशिया का है। वही जो बड़ी पावर्स हैं उनके साथ भी आपके जो रिश्ते हैं, खासकर ट्रंप के, वो इतने खूबसूरत नहीं है जैसे कि पहले सदरों के हुआ करते थे। तो आपको विश्वास करना है और यकीन करना है और मानना है कि ये वॉर वैसी वॉर नहीं है जैसे आपने इराक पे की और इराक के सदाम हुसैन को मार दिया या गद्दाफी को मार दिया। ये ईरान है, ये सर पे कफन बांध के बैठा है, और इसके साथ अगर ये थोड़ी सी भी आगे चिंगारी बढ़ेगी, आज पूरी दुनिया रिसेशन में आना शुरू हो चुकी है, और उसका सबसे बड़ा असर जो है वो अमेरिका को भी पड़ेगा। ईरान तो सर पे कफन बांध के मरने को तैयार है, वो हाजिर है, लेकिन सारी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स बदलने में देखिए, ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है, और इसका असर हमें तमाम मुल्कों में दिख भी रहा है। हिंदुस्तान में भी खासा असर इसका दिखाई दे रहा है अभी से ही, और अगर हालात और ज्यादा खराब होते हैं तो दिक्कतें जाहिर तौर पर पेश आएंगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ऐसे में आपको नहीं लगता है जो दूसरे मुल्क हैं, खासतौर से जो अरब ममालिक हैं, उन्हें और ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर इस मामले को सॉल्व करने के लिए बात करनी चाहिए यहाँ पर अमेरिका से, ईरान से? जी बिल्कुल। उसके पहले मैं एक बता दूं, इजराइल और अमेरिका ये अलग नहीं है, एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। अमेरिका जितना गंदा काम अपना होता है वो इजराइल और मोसाद से कराता है, जो इनह्यूमन है, बार्बरिज्म है, वो उसके जरिए कराता है। और मिडिल ईस्ट उसका सबसे ज्यादा प्रेशस क्राउन एंड ज्वेल है, उसको नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ आपने जो कहा कि ये नुकसान हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वगैरह, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनकी तेल ही एक वाहिद कमाई थी जिससे इनकी जो है माशी हालत जो है अच्छी रहती थी। ये शेख कहलाते थे, बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिकन और यूरोपियन बैंक में रखते थे, दुनिया में चारों तरफ इन्वेस्टमेंट करते थे। आज वो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है, और एक साल से पहले कोई उस लेवल पर नहीं आ पाएगा। लेकिन इनके पास ये माजूर हो गए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो इन्होंने जो है इजराइल को आगे बढ़ाया, फिर अमेरिका को बढ़ाया, इसी तरीके से सबको, सद्दाम हुसैन को चढ़ाया, सबको क्या, एक एक करके सब खत्म हो गए। अब बाद में आखिर में ये खुद बचे, इनके ऊपर ही बर्छी गिर रही है। तो ये एक ऐसा खेल यहाँ पे चल रहा है कि जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसी के एवज जो है रेजिस्टेंस ग्रुप भी निकल के आया था। तो दुनिया जो है पूरी सफर कर रही है। अब दुनिया को सामने आके कोई ना कोई बात करनी चाहिए। और ट्रम्प की जो है डिंग डोंग करते हैं कि यार आज पीस हो गई, आज सीज फायर हो गया, फिर हम अटैक कर दिया। ये दो चीजें इसलिए कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कमाई हुई तो असलहे की कंपनी की कमाई है, $600 बिलियन कहा जा सकता है, 600 अरब डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस किया है इस आर्म्स इंडस्ट्रीज ने, अमेरिका की मोस्टली। सेकंड जो है इनका जो है इनसाइडर ट्रेडिंग में जो है इनके ट्रम्प के जो अपने इर्द गिर्द है इनको फायदा हुआ है। तीसरा ये चाहते हैं कि ऑयल की प्राइसेस शूट अप ना करने जाए और धीरे धीरे नीचे होती जाए, फ्लक्चुएट करती जाए, दुनिया को संभाला जाए। लेकिन ये चीज़ें अब दुनिया को वाजे हो गई है कि ये सारी चीज़ें जो हैं परमानेंट नहीं है, बल्कि किसी एक खास मकसद के तहत किया जा रहा है। और बड़ी माशे इकनॉमी जैसे इंडिया है, 90% ऑयल खरीद रहा है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, इनकी हालत दिगरगू होती जा रही है। और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो एशियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है, और विद इन एशियन इकोनॉमी पे इमर्जिंग इकोनॉमीज हो रही हैं जो अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रही थी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना चाहती थी। तो एक तीर से ट्रम्प कई शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। डॉक्टर अजिताभ जी, आपको क्या लग रहा है कि अब बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए
क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इस मसले का हल सिर्फ बातचीत के जरिए है और अगर बातचीत नहीं हो पाती है तो और भी ज्यादा हालात खराब होंगे और ये ऐसा भी माना जा रहा है कई एक्सपर्ट्स के जरिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है। देखिए, सॉल्यूशन है, बातचीत ही एकमात्र सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन की जड़ में इजराइल है। इजराइल मुझे नहीं समझ में आता, आप पैलेस्टाइन को, जैसे भारत ने 1988 में ही पैलेस्टाइन को मान्यता दी, आज के डेट में 157 जो देश हैं यूनाइटेड नेशंस के, 193 में से 157 देश पैलेस्टाइन को मानते हैं। लगभग 81% जो दुनिया के देश हैं वो मानते हैं फिलिस्तीन को। टू नेशन थ्योरी के जो दिया गया, 2 राष्ट्र होंगे, संप्रभु आजाद देश होगा, तो इसमें क्यों नहीं इसको मान लिया जाए और सब लोग इसको माने। पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों रियलिटी है, उसको मान के पैचअप किया जाए और दोनों को एक स्वतंत्र देश के नाते आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। विश्व की भलाई इसी में है। लेकिन यहाँ पे जो इजराइल की अपनी ही चुनौती है या इजराइल को आगे बढ़ने का, ग्रेटर इजराइल जो बनाने का सपना ख्वाब देखते हैं और उसके लिए ये सारे जद्दोजहद हो रही है। आप देख लीजिए 1948 से लेके अभी तक अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में वीटो जो पावर है, सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार इजराइल को बचाने में या इजराइल के समर्थन में यूज किया है। तो आप देख लीजिए यरूशलेम को कैपिटल बनाने में, तेल अवीव से यरूशलेम में अमेरिका का दूतावास शिफ्ट करने में, युद्ध में ज्वाइंट, वो युद्ध अमेरिका का युद्ध नहीं है, ये इजराइल का युद्ध है, अमेरिका लड़ रहा है। तो जब इस तरह के एक तरफा बयानात होंगे तो यही होगा। शांति से अभी भी देखिए, इसी तरह की जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है, लेकिन बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ करना है तो धरातल पर वो चीजें करनी होंगी जो बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द उन्हें किया जाए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।